इमेजिन करो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें चीट करती है और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर मार देता है, और वो भी ऐसे समय में जहाँ पर अपोकलिप्स था। कई सारे म्यूटेटेड बीस्ट इस वर्ल्ड में आ रहे थे जिनको गॉड का टाइटल मिला, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक ऐसा तालिस्मान था जिसके अंदर ग्रेट मॉर्टल प्रिजन है, जिसमें वह हर एक गॉड लेवल बीस्ट या मॉन्स्टर को प्रिजन बना के कैद कर सकता है। लेकिन अफसोस वो तालिस्मान हमारे मेन कैरेक्टर की सिस्टर के पास था, जिसको मेन कैरेक्टर के बेस्ट फ्रेंड सीजून उसकी सिस्टर को मारकर उससे वह तालिस्मान ले लेता है। ये मानवा चाइनीज मानवा है जिसको मानुहा भी बोला जाता है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। मांगा के स्टार्टिंग पैनल में हमें एक सिटी को दिखाया जाता है, जिस सिटी के किसी एक बिल्डिंग के ऊपर हमारा एमसी भी मौजूद था। इसके अलावा इस पूरी सिटी को एक बड़े से म्यूटेंट मॉन्स्टर और उसके आगे छोटे ज़ॉम्बीज ने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया था, और वो सारे ज़ॉम्बीज इंसानों को मारकर खाने में लगे हुए थे। जिस बिल्डिंग के ऊपर हमारा एमसी था उसके साथ दो शख्स भी मौजूद थे, और उनमें से एक हमारे एमसी को लात मारता है और दूसरा जो कि हमारे एमसी की गर्लफ्रेंड है वो हमारे एमसी के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क देती है। वो दोनों ही बंदे हमारे एमसी को जलाकर मारने वाले थे, और उनमें से एक के पास एक टोकन था जिसका नाम था द ग्रेट सिक्स हेल। तभी एमसी देखता है कि उसने उस टोकन को एक्टिवेट कर दिया है, जिसमें से एक डीमन बीस्ट बाहर निकल रहा होता है। साथ ही में वो बंदा हमारे एमसी को ये भी बताता है कि इन सभी ज़ॉम्बीज ने तुम्हारी छोटी सिस्टर को खा लिया, अब ये तुम्हें भी खाएंगे। ये सब कुछ कभी भी नहीं होता अगर तुम्हारी छोटी सिस्टर ने मुझे ये टोकन ना दिया होता। इसके अलावा जो तुम्हारी छोटी बहन का ब्लड था वो हमारे लिए काफी यूजफुल निकला, क्योंकि तुम्हारी छोटी बहन स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी यूजर थी। गॉड से ब्लेस्ड होने के बावजूद तुम्हारी बहन ने बेवकूफी दिखाई और तुम उसकी बेवकूफी का इंजाम भुगतोगे। ये कहकर वो दोनों उड़कर यहाँ से जाने लगते हैं, और जो हमारे एमसी की गर्लफ्रेंड थी वो हमारे एमसी के ऊपर जला हुआ लाइटर फेंक देती है, और जो डीमन बीस्ट उस टोकन से निकला था वो अपने सामने उस मॉन्स्टर से भिड़ जाता है। दूसरी तरफ जहां वो मॉन्स्टर लड़ रहे थे हमारा एमसी धीरे धीरे करके जल रहा था। एमसी सोचता है अगर मैं एक बार फिर से जिंदा हो गया तो मैं ये सब कुछ दोबारा होने नहीं दूंगा। तभी इसको अपने अंदर एक आवाज आती है, अगर ऐसा है तो इसको सच करके दिखाओ। जैसे ही हमारा एमसी आंखें बंद करता है तो वो फ्लेम उसके हार्ट तक पहुंचती है, और उसके आय तक पहुंचने के बाद हमारा एमसी अपनी आंखें खोलता है। बट हमारे एमसी के लिए हैरानी की बात ये थी जो उसने अभी कहा था वो सच कैसे हो गया, और जो उसके अंदर से आवाज आई थी क्या वो सच में थी। फिर वह अपने मोबाइल को निकालकर चेक करता है जहां पर जुलाई 1, 2028 था, यानी कि अपोकलिप्स के शुरू होने से पहले का दिन। हमारा एमसी बाथरूम में जाकर अपने फेस को देखता है जहां पर उसके राइट आई में एक फ्लेम जल रही होती है। फिर वो अपनी जैकेट पहनकर बाहर जाके सोचता है कि अपोकलिप्स 3 दिन बाद शुरू होने वाला है, और किसने सोचा होगा कि 3 दिन बाद ये पूरी शांत जगह एकदम नष्ट हो जाएगी। इंसान धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाएंगे और इस जगह पर स्ट्रेंज गॉड्स अपीयर होना भी शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ इंसान सुपर पावर्स को भी गेन करेंगे, लेकिन तब भी सिटी को नहीं बचा पाएंगे, और कुछ ऐसे भी राक्षस जैसे लोग होंगे जो कि इंसानों को मारेंगे अपनी सुपर पावर्स होने के बावजूद। और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रियो लान और मेरा बेस्ट फ्रेंड सी जून, ये दोनों ही मुझे आगे चलकर धोखा देंगे। तभी हमारे मेन कैरेक्टर लान को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रियो की तरफ से कॉल आता है। जैसे ही लान कॉल उठाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड रियो उस पर चिल्लाने लगती है, तुमने आखिर इतनी देरी से कॉल क्यों उठाया, क्या तुम मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहते हो। लान सोचता है बिल्कुल यही इसका कैरेक्टर है, जो भी चीज इसके हिसाब से नहीं होती ये हमेशा ब्रेकअप का नाम लेकर मुझको धमकाती है। लान रू से कहता है अगर तुम यही चाहती हो तो करो फिर। रू कहती है क्या कहा, एक बार जरा फिर से बोलना। लान कहता है मैंने ये कहा अगर तुम यही चाहती हो मेरे साथ ब्रेकअप करना तो कर लो, मैं तंग आ चुका हूँ तुम जैसी लड़की को संभाल कर, अब मुझे दोबारा कॉल मत करना। ये कहकर हमारा मेन कैरेक्टर कॉल काट देता है और अपने मोबाइल को जेब में रख लेता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर लान कहता है अब मुझे वो करना होगा जो मैंने पहले नहीं किया। अब हम रुओ के घर को देखते हैं जहाँ पर रुओ गुस्से में अपने फोन को फेंक देती है क्योंकि लान ने उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया। उसकी बिस्तर में लेटा हुआ सी जून जो कि लान का बेस्ट फ्रेंड है वो रुओ से पूछता है क्या लान को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया। रो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि लान को इसके बारे में पता चला हो। मैं उसको जहाँ जाने के लिए कहती हूँ वो वहाँ जाता है
और वो हर वक्त मुझको अटेंशन देता है। सी जुन रुओ से कहता है तुम इतनी चिंता मत करो, मेरे दादा है जिन्होंने मुझको एक काम दिया है, एक एशियन हेयरलूम्स को कलेक्ट करना जो कि किसी फैमिली के पास है। रुओ बताती है कि सियायान जो कि लून की बहन है, मैंने देखा था कि उसके पास एक एशियन टोकन था जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना था और बहुत ज्यादा बदसूरत। उसके बाद वो दोनों एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी एशियन टोकन को दिखाया जाता है जिसकी तलाश सी जुन को है, और वो टोकन होता है हमारे मेन कैरेक्टर लून की बहन के पास। लून 13 किलोमीटर दूर अपनी बहन के पास आया है उस टोकन को लेने के लिए। उसकी बहन उससे पूछती भी है क्या कुछ बुरा हुआ है। लून यून से कहता है क्या तुम्हें अपने बड़े भाई पर ट्रस्ट है। यून कहती है हाँ, मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है, मैं आंखें बंद कर भी विश्वास कर लूंगी कि आप जो भी करोगे मेरे अच्छे के लिए करोगे। ये कहने के बाद यून लून को गले लगा लेती है। लून यून से कहता है कि अभी के लिए तुम स्कूल जाओ और जब तुम स्कूल से वापस आओगी तो अपना सामान पैक कर लेना, अब इसके बाद तुम मेरे घर पे रहने वाली हो। उसके बाद यून वहां से जाने लगती है और जाते हुए भी वो लून से कहती है कि ब्रदर मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है। यून को जाते देख लून सोचता है जब अपोकलिप्स आएगा तो मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि मेरी बहन कम से कम जिंदा रहे। उसके बाद वो उस टोकन को बाहर निकाल कर देखता है आखिर इस टोकन के अंदर कुछ डिफरेंट है कि नहीं। तभी उसके राइट साइड में जो उसकी गोल्डन आई थी उसमें से एक फायर निकलती है और उस टोकन को एक्टिवेट कर देती है। टोकन एक्टिवेट होते ही लून उस टोकन से किसी बीस्ट को समन करने के बजाय उस टोकन के अंदर ही चला जाता है। लून उस टोकन के वर्ल्ड में एंटर करते ही अपने सामने एक कैसल को देखता है जहां पर हर एक कैसल के फ्लोर के अंदर काफी ज्यादा डरावने और ताकतवर मॉन्स्टर और डीमन थे। लून नीचे उतरकर उन मॉन्स्टर्स को देख ही रहा था तभी उस कैसल के ऊपर के क्लाउड्स में से थंडरस्टॉर्म होने लगती है और उन सभी मॉन्स्टर्स पर अटैक करने लगती है। लून ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, आखिर इस कैसल के अंदर मॉन्स्टर्स क्या कर रहे हैं और आखिर ये लाइटनिंग इन लोगों को मार क्यों रही है। इसके बाद लून के अंदर से एक आवाज आती है तो अब क्या तुम डर गए। फिर लून के सामने कोई आता है और वह लून को अपना नाम बताता है जो कि है सू डाजी, और वह इस जगह के बारे में बताती है जो कि है हेल्स प्रिजन वार्डर, मतलब कि वो लून का इस हेल में स्वागत करती है उसको वार्डन कह के। डाजी लून को बताती है कि 10,000 साल पहले इमोर्टल एम्परर ने 12 इमोर्टल्स को इकट्ठा करके एक टावर को बनाया जिसको द डीमन सप्रेसिंग टावर भी कहा जाता है, और ये टावर द 6 ग्रेट हेल में से एक है। जिन भी गॉड्स या डीमन ने कुछ भी क्राइम करा हो उनको हमेशा इसी टावर के अंदर डाला जाता था, और हर वक्त दिन और रात हेवनली लाइटनिंग इस टावर के ऊपर गिरती है जिससे इस टावर के अंदर के सभी डीमंस को काफी ज्यादा चोट पहुंचती है। और जो टोकन लून के हाथों में है इसी टोकन की वजह से लून इस टावर के दरवाजे को खोल सकता है। लून कहता है तो इसलिए तुम मुझे वार्डन कह रही हो। डाजी कहती है वार्डन, अगर आप चाहो तो आप इस टावर के अंदर एंटर करके सभी प्रिजनर्स को देख सकते हो, और कैसा रहेगा अगर मैं आपको इस टावर से रिलेटेड और डिटेल्स और सारी रिपोर्ट्स दूं। तो लून उस टावर के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है, और जैसे ही वो उस टावर के अंदर जाता है तो हेवनली लाइटिंग उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन जो लून की राइट गोल्डन आई थी उसमें से फ्लेम निकलती है और वो लून को बचा लेती है। ये देखकर डाजी भी हैरान। वो लून से कहती है वार्डन, जो तुम्हारी राइट आई है उसके अंदर नेदर फायर सीड है और अपनी इसी राइट आई की वजह से तुम कैपेबल हो गए अपने आप को रीबॉर्न करने में। लून उसके हाथ को पकड़ लेता है क्योंकि डाजी उसके फेस को टच करने वाली थी। साथ ही में उससे ये भी पूछता है क्या वो तुम्हारी ही आवाज थी जो कि मुझे मेरी पिछली लाइफ में मरते वक्त सुनाई दी थी। डाजी बताती है हाँ, क्योंकि मेरा जिया फैमिली के साथ काफी गहरा बॉन्ड है। 6 ग्रेट हेल की एक गाइडर के रूप में मैं आपको उन विलन्स के हाथों नहीं मरने दे सकती थी। जब आपके अंदर गुस्सा और पछतावे जैसे इमोशंस आ रहे थे, इसी की वजह से आपने अपनी इन पावर्स को अवेकेंड किया जिसका नाम है नेदर फायर सीड। लून सोचता है तो इसी की वजह से मैं रिबॉर्न हुआ हूँ, तो मैंने अपोकलिप्स शुरू होने से पहले अपनी पावर्स को अवेकेंड कर लिया है, तो अभी मेरे पास मौका है सब कुछ बदलने का। लून डाजी से कहता है कि वो उसको उस टावर के अंदर लेके चले। जब डाजी लून को उस टावर के अंदर ले जा रही थी तो वो उसको बताती है द 6 ग्रेट हेल 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। आपकी करंट सोल पावर को देखते हुए आप सिर्फ उसी डोर तक जा सकते हो जहां पर वीक मॉन्स्टर्स है, और अगर आप जितना टावर के ऊपर जाओगे आपके सामने उतने ही ताकतवर मॉन्स्टर्स आएंगे और उनसे सामना करने के लिए आपको अपनी सोल पावर को बढ़ाना होगा। लून अपने सामने एक मॉन्स्टर को देखता है जो कि उसको जाना पहचाना लग रहा था। तभी इसको याद आता है कि ये तो वही मॉन्स्टर है जिसको सी जुन मेरे बेस्ट फ्रेंड ने समन किया था। तभी वो डीमन बीस्ट लून के मुंह पर घुर्राता है और एकदम से शांत भी हो जाता है।
और कहता है, अच्छा तो ये आप हो न्यू वार्डन, मैं ना जाने हजारों सालों से आपका इंतजार कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मुझे बेहिचक बोल देना, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर हूँ। ये कहने के बाद वो डीमन बीस्ट लून के फेस पर उसको किस करने के लिए आता है, लेकिन दाजी उसको रोकते हुए कहती है, तुम बेशरम ब्लैक बेयर ऐसे वार्डन के फेस पर किस नहीं कर सकते, अब तक तो मैंने भी नहीं किया। लेकिन इसके बाद ही वो दोनों लून को जानवरों की तरह चाटने लगते हैं। एक और डीमन बीस्ट जो कि उनकी ही जेल के बगल में कैद था, वो लून की तरफ देखते हुए सोचता है, हजारों साल पुराने डीमन किंग्स जो कि थोड़ी देर तक जेल में क्या कैद रहे, वो तो कुत्ते बन जाते हैं और न्यू वार्डन को देखते ही उसको चाटने लगते हैं जानवरों की तरह। इसके अलावा इस न्यू वार्डन में खास बात है भी क्या, सिवाय इसके पास टोकन है। अगर न्यू वार्डन तुम मुझको सबमिट करना चाहते हो तो उस हेवनली लाइटनिंग को कुछ और हजारों सालों तक मुझ पर गिरने दो और उसके बाद मैं तुमको दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और जैसे ही लून उस डीमन गॉड की तरफ देखता है तो वो कहता है, रुको, ऐसा तो नहीं कि ये लाई ज़ेंजी है। दाजी कहती है, वेल डन वार्डन, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, आप इसको पहली बार देख के ही पहचान गए। दाजी बताती है कि इस वर्ल्ड के अंदर मॉन्स्टर्स को रैंक के अंदर बांटा गया है, जैसे कि सोल्जर, कमांडर, किंग और सेज। और इस समय वार्डन आप टावर के उस लेवल पर हो जहाँ पर आपको सिर्फ जनरल लेवल के ही मॉन्स्टर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि काफी लो लेवल के। अगर आप अपने सामने और ताकतवर लेवल के मॉन्स्टर्स को देखना चाहते हो, जैसे कि सेज लेवल के, तो आपको टावर के ऊपर जाना पड़ेगा और हो सकता है कि वो सारे मॉन्स्टर्स इमॉर्टल भी हो। मैंने लेडी लूवा के मुंह से ये कहते हुए सुना था कि इस वर्ल्ड के अंदर पहले गॉड लेवल के मॉन्स्टर्स भी थे, लेकिन वो वक्त के साथ गायब हो गए। और अगर वार्डन आप मेहनत करो तो आप इस टावर के सभी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर पाओगे और ये टावर पूरी तरीके से आपका हो जाएगा। इस टावर के सबसे लोएस्ट लेवल के मॉन्स्टर्स जो कि जनरल लेवल के हैं, वो खुद में ही इतने ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स है। अगर मैं इस टावर के एकदम टॉप में चला गया तो मेरा सामना ना जाने कितने ही ताकतवर मॉन्स्टर से होगा। लून सोचता है, इससे फर्क नहीं पड़ता इस टावर के अंदर के डीमन बीस्ट कितने ज्यादा ताकतवर है, वो सारे के सारे एक दिन मेरे होने वाले हैं। दाजी कहती है, आपकी करंट सोल पावर को देखते हुए आप बस जनरल लेवल के ही प्रिजन तक जा सकते हो। इस टावर के टॉप तक पहुंचने के लिए आपको सोल पावर को एब्जॉर्ब करना होगा, उनको लाइट अप करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इस टावर के अगले लेवल तक जा पाओगे। लून सोचता है, मेरी सोल पावर मेरी एबिलिटी से अलग है, क्योंकि मेरी एबिलिटी म्यूटेंट मॉन्स्टर्स के क्रिस्टल और ज़ॉम्बीज को एब्जॉर्ब करती है। अगर मुझे अपनी सोल पावर को बूस्ट करना है तो इसके लिए मुझे गॉड्स को मारना पड़ेगा। 3 दिन बाद इस वर्ल्ड के अंदर गॉड्स आएंगे और उनको मारकर मैं अपनी सोल पावर को बूस्ट करूंगा। तो अभी के लिए थोड़ी नेसेसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा लून आ जाता है एंटिक स्ट्रीट एरिया में, जहाँ पर उसको तलाश थी बाइंडिंग इमॉर्टल रोप की। और उसकी प्रीवियस लाइफ में एक ऐसा एबिलिटी यूजर था जिसके पास ये रोप थी और वो सबसे ज्यादा ताकतवर था उस वक्त। और अब अभी की लाइफ में लून उस एबिलिटी यूजर से पहले उस रोप को यहाँ पर ढूंढने के लिए आया है। उसको ये बात पता थी कि वो एंटिक रोप उसको इसी एरिया के अंदर मिलेगी और कोई भी एंटिक चीज उसकी फायर सीड आय से कभी भी नहीं छिप सकती। उसी वक्त वहाँ पर सॉन्ग टियन आ जाते हैं, जो कि सॉन्ग फैमिली के हेड है और सी जून के फादर भी। इसके अलावा उनके साथ आए हैं एल्डर हुआंग, जो कि एंटिक चीजों को ढूंढने में माहिर है। तभी टियन को अपने सामने लून दिखता है और वो सोचने में मजबूर हो जाते हैं, आखिर लून यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो याद करते हैं सी जून यानी कि उनके बेटे ने लून के बारे में उनको बताया था कि लून एक नंबर का बेवकूफ लड़का है और उसको मैनिपुलेट करना काफी ज्यादा आसान है। टियान के अजीब से बिहेवियर को देखकर एल्डर हुआंग उनसे पूछते हैं, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? टियान कहता है, नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, मैंने तो बस अपने सामने किसी जाने पहचाने बंदे को देख लिया, हम अपनी सर्चिंग कंटिन्यू रखते हैं। एल्डर हुआंग टियान को टेंशन ना लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि एंटिक चीजों को ढूंढना एल्डर हुआंग के लिए बाएं हाथ का खेल है। टियान सोचता है कि एक बार मेरे सपने के अंदर मेरे कुछ एल्डर्स आए जो कि मुझसे कह रहे थे कि मुझे एंटिक चीजों को कलेक्ट करना चाहिए, तो मैं अपने साथ एल्डर हुआंग को लाया हूँ जो कि मेरी इसमें मदद करेंगे। तभी एल्डर हुआंग को अपने सामने एंटिक रोप दिखती है जिसको वो यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हैं। इससे पहले कि वो उस एंटिक आइटम को लेकर खरीदते, उनसे पहले ही लून उस एंटिक आइटम को लेकर शॉपकीपर से पूछता है आखिर ये कितने का है। शॉपकीपर बताता है कि ये आइटम काफी ज्यादा पुराना और एंटिक है, तो इसका अमाउंट है 10,000 वॉन। ये सुनकर लून कहता है 10,000 वॉन, ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। उस आइटम को थोड़ा करीब से देखने के बाद लून उस शॉपकीपर को बताता है कि ये आइटम एंटिक होने के बावजूद इसमें एक छोटा सा क्रैक है, तो इसके लिए तुम्हें मुझे इस आइटम की थोड़ी कम कीमत में मुझे ये बेचना होगा।
कम से कम 100 युआन में। ये सुनकर उस शॉपकीपर का दिमाग खराब हो जाता है और वो लून से उसको छीन कर कहता है कि 100 युआन ये जाकर किसी और को बेचो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो बच्चे। एल्डर हुआंग और सन टियान वो दोनों ही उस शॉपकीपर से उस आइटम को खरीदने की बात करने लगते हैं और हम देखते हैं कि लून ने उस आइटम से उस एंटिक रोप को निकाल लिया है जिसकी उसको तलाश थी। और फिर लून कहता है कि मैंने उस एंटिक आइटम में से रोप को चोरी कर लिया और उस शॉपकीपर को पता भी नहीं चला। उस आइटम में जो उसकी एंटिक चीज थी असल में वो आइटम नहीं, एक्चुअली उसके ऊपर बंधी हुई ये रोप थी। मैंने सॉन टियान से पहले इस बाइंडिंग इमॉर्टल रोप को हासिल कर लिया है, तो इसका मतलब मैंने फ्यूचर को एक बार फिर से चेंज कर दिया है। इसके अलावा मेरे सामने सॉन टियान भी है। मुझे याद है मेरी प्रीवियस लाइफ में इसने मेरी बहन को अगवा किया और उससे टोकन भी छीन लिया, साथ ही में उसके ब्लड का इस्तेमाल किया ब्लड सैक्रिफाइस के तौर पे। तो अब वक्त है इससे बदला लेने का। दूसरी तरफ एल्डर हुआंग टियान को बताते हैं कि ये गार्ड काफी ज्यादा एशिएंट है और इस गार्ड के अंदर से स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकल रही है। जब टियान उस शॉपकीपर से पूछते हैं आखिर इस गार्ड की कितनी कीमत है, तभी वहाँ पर लून आकर टियान से कहता है, हेलो अंकल टियान, क्या ये आप हो? आपको देखकर मुझे लग ही रहा था कि आपका फेस थोड़ा फेमिलियर है। आखिर आप इस एंटिक जगह पे क्या कर रहे हो? ओह जी यून, तुम भी यहाँ पर हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम भी एंटिक चीजें खरीदने में इंटरेस्ट रखते हो। तभी लून लोगों को सुनाते हुए चिल्लाकर कहता है, क्या अंकल टियान आपकी फैमिली इतनी ज्यादा फेमस है और आप इस सस्ते से छोटे से गार्ड को खरीद रहे हो? क्या इसका मतलब यह है कि ये गार्ड काफी ज्यादा वैल्यूएबल है? जब आसपास के लोग सुनते हैं कि टियान फैमिली एक सस्ते से गार्ड को खरीद रही है क्योंकि वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, तो वो सभी लोग उस गार्ड को खरीदने के लिए आगे जाने लगते हैं। वो सभी लोग शॉपकीपर से कहते हैं कि तुम इसको 10,000 में बेच रहे हो ना, मैं इसके लिए तुम्हें 20,000 दूंगा, बताओ कैसा सौदा है? और यहाँ तक कि इसकी बोली चली जाती है 50,000 तक। ये देखकर अंकल टियान का सर चकराने लगता है क्योंकि शॉपकीपर ने तो इसको काफी महंगे दाम में उनको बेच दिया, वो भी कितने 70,000 योन में। और जैसे ही वो लोग उस दुकान की भीड़ भाड़ से बाहर निकल कर आते हैं तो वो दोनों ही जियान लून पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उसी की वजह से उनको इस आइटम को काफी महंगे प्राइस में लेना पड़ा। लून अंकल टियान से कहता है, अंकल टियान, मैंने सुना था कि आप मेरे फैमिली टोकन को जानने के बारे में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो। टियान कहता है, हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्या तुम मुझको वो टोकन दिखा सकते हो? लून कहता है, ऑफ कोर्स मैं दिखा सकता हूँ। और जैसे ही लून उनको उस टोकन को दिखाता है तो एल्डर हुआंग कहते हैं, ये तो खजाना है, क्या तुम उसको मुझे थोड़ा पास से दिखा सकते हो? लून कहता है, नहीं, ये मेरी फैमिली का एशियन टोकन है, तो मैं आपको भला ये ऐसे कैसे दे सकता हूँ? अंकल टियान कहते हैं, जायुलून, तुम और सीजुन काफी अच्छे दोस्त हो, क्या तुम सीजुन के फादर को नहीं दिखाना चाहोगे ये? लून कहता है, सीजुन कौन है ये? मैं तो इसके बारे में जानता भी नहीं हूँ। अंकल टियान कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम मुझे उस टोकन को दिखाने के बदले क्या लेना पसंद करोगे, बताओ। तभी लून उनको अपना स्कैनर दिखाते हुए कहता है कि 1 मिनट के बदले में मैं लूंगा 1000 और अगर आपको ये 5 मिनट के लिए चाहिए तो आपको मुझे 5000 युआन देने पड़ेंगे। अंकल टियान को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो पे करने के लिए मान जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लून उनको वो टोकन दे देता है क्योंकि लून के अकाउंट में सक्सेसफुली पेमेंट आ जाती है। उसके बाद लून अपने मन के अंदर सोचता है कि द 6 ग्रेट हेल के अंदर कुछ खाली सेल्स है जहाँ पर मैं अपना खाना पानी जमा करके रख सकता हूँ, तो अपोकलिप्स के शुरू होने से पहले मैं फटाफट से पानी और खाने का बंदोबस्त कर लेता हूँ इन पैसों से। इसके अलावा लून को डाजी की भी आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहती है, फॉर्डन, आप कोई भी चीज द 6 ग्रेट हेल के अंदर स्टोर करके रखोगे वो कभी भी खराब नहीं होगा, तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कुछ चिकन को स्टोर कर देना ताकि मैं उसको खा सकूं। लून सोचता है, क्या चिकन? चलो ये चीज तो सेंस भी बनाती है, एक फॉक्स को तो चिकन खाना ही पसंद होगा ना। फिर लून उस आई हुई पेमेंट से पानी, चावल, आटा ये सब कुछ खरीद लेता है और साथ ही में कुछ एनिमल्स भी। वो सोचता है अगर किसी और ने मेरे को ये सब कुछ खरीदते हुए देखा तो वो यही सोचेगा कि मैं पूरा फार्मिंग करने वाला हूँ। उसके बाद लून की जो पेमेंट आई थी वो सारी की सारी खत्म हो जाती है वो सारी चीजें खरीदने में। और उसके बाद लून टियान से कहता है कि आपके 5 मिनट पूरे हो गए, अब देखने का समय खत्म हो गया, तो अब ये टोकन मुझे वापस दे दी। एल्डर हुआंग लून से पूछते हैं, क्या तुम इस टोकन को हमें बेचना पसंद करोगे? लून कहता है, हाँ जरूर, क्यों नहीं, लेकिन इसके बदले में मैं लूंगा वो है 10 मिलियन युआन। क्या दे पाओगे इतने पैसे? उस टोकन की कीमत सुनकर एल्डर हुआंग और अंकल सुआंग दोनों ही हैरान हो जाते हैं और फिर लून उस टोकन को उनसे छीनते हुए कहता है, अंकल टियांग क्या हुआ? मैंने इस टोकन की कीमत एकदम जायज बोली है, ये मेरी फैमिली का प्राचीन टोकन है जो कि हजारों सालों पुराना है। 10 मिलियन इतना भी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है इस टोकन के मुकाबले में। अगर आप इस टोकन को खरीदना चाहते हो तो मुझे जरूर कांटेक्ट करना।
लून के चले जाने के बाद एल्डर हुआंग टियान से कहते हैं जो टोकन उसके पास था वो काफी ज्यादा एंटिक था, जो चीजें आपके पास थी उनसे कहीं ज्यादा। अगर हम उससे थोड़ा सा तोल मोल कर उस टोकन को अपने पास रख लें तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा और आपकी कलेक्शन काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग हम उसको 1000 युआन में खरीद ही पाएंगे शायद। इसके बाद टियान एल्डर हुआंग से कहता है, एल्डर हुआंग आपने मेरी काफी ज्यादा मदद करी एंटिक चीजों को ढूंढने में, अब इसके आगे मैं संभाल लूंगा, आगे मुझे क्या करना है। एल्डर हुआंग के चले जाने के बाद टियान अपने बेटे सीजुन को कॉल लगाता है और उससे कहता है कि वे अपने दोस्तों के साथ लून के घर पे जाएं। अगर उसके घर पे उसकी बहन हुई तो वो उससे टोकन ले या फिर लून से, क्योंकि जिस टोकन की तलाश इस समय टियान को है वो टोकन जिया फैमिली के पास है और लून ने उनसे काफी ज्यादा बदतमीजी कर ली है, तो अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि वे लून से वो टोकन छीन लें और साथ ही में वे उसकी बहन को भी अगवा करेंगे ताकि वो ब्लड सेक्रीफाइस के थ्रू उस टोकन को यूज कर पाए। अपने घर जाते हुए लून को पता चल जाता है कि टियान उसको मारने का प्लान बना रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा पछतावा लून को इस बात का है कि वे टियान से और पैसे नहीं निकला पाया, पर कोई बात नहीं, वे टियान से एक एक करके अपनी सारी प्रीवियस लाइफ का बदला लेगा जो अब तक टियान ने उसके और उसकी बहन के साथ किया था। अब नेक्स्ट सीन में हम यून को देखते हैं जो कि अपना सारा सामान पैक कर लून के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और लून भी वहां आकर बस टियान के साथ जाने ही वाला था, पर तभी वहां पर भागते हुए यून की होम रूम टीचर आती है जिसका नाम है बाई सीयन। अपनी टीचर को ऐसे आते देख यून पूछती है, आखिर आपका अचानक से ऐसे आना क्यों हुआ? टीचर कहती है कि मेरा छोड़ो, अपना बताओ, आखिर तुमने अचानक से स्कूल को लीव क्यों कर दिया? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा कल एग्जाम है और तुम अगर एग्जाम को नहीं दोगी तो तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा खराब हो जाएगा यून। तभी हमारा लून टीचर बाई से कहता है, मुझे माफ करना बाई, लेकिन मैंने ही यून से कहा था कि वे स्कूल को लीव कर दे क्योंकि अब वो मेरे साथ अपने घर जाने वाली है और हाँ, अब वो उसके बाद कभी भी स्कूल नहीं आएगी। ये सुनकर टीचर बाई को गुस्सा आ जाता है और वो लून से कहती है, जी ये यून हमारे क्लास की टॉप स्टूडेंट है और बहुत पहले ही उसके पेरेंट्स उसको छोड़ के चले चुके हैं। मैंने सोचा था कि उसका भाई थोड़ा समझदार होगा, लेकिन ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इतना ज्यादा केयरलेस होगा। मैं बाई सीजन हूँ, जिया यून की होम रूम टीचर, और मैं कभी भी तुम्हें अपनी बहन का फ्यूचर डार्क करने नहीं दूंगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ चले जाए तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें परमिशन मेरे से लेनी होगी। हमारा लून कहता है, मैं आपकी बात अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ चीज है जिसके लिए मैं यून को लेकर जा रहा हूँ। तभी बाई को बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है और वो लून पर चिल्लाते हुए कहती है, आखिर पढ़ाई से भी ज्यादा क्या चीज इम्पोर्टेंट हो सकती है? क्या ये दुनिया खत्म होने वाली है? तभी बाई को अपनी गलती का रियलाइज होता है कि इसको ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था और वो लून से कहती है कि स्टडी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा लून टीचर बाई के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि आप सच में एक ग्रेट टीचर हो, लेकिन तब भी मेरी एडवाइस आपको यही है कि जब आप वापस लौटो तो अपने पास खाना, पानी और मेडिसिन और जितना हो सके वेपन्स को अपने पास रखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको अपने पास ज्यादा से ज्यादा पेन किलर्स को रखना है क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। ये सुनकर टीचर बाई हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचने के लिए मजबूर हो जाती है, आखिर ये कैसी बातें कर रहा है? क्या ये दुनिया खत्म होने वाली है? जो भी हो, मैं बस यही उम्मीद करूंगी कि ऐसा भाई किसी को ना मिले। काश जिया यून बस तुम ठीक रहो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारा लून अपनी बहन यून को ले आता है अपने घर पे और उसकी बहन उससे पूछती है, ब्रदर क्या कुछ बड़ा चीज होने वाली है जो आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हो? लून यून से कहता है कि तुम चिंता मत करो यून, तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखेगा और अभी के लिए तुम ये टोकन पहन लो और इसे अपने पास संभाल के रखना और साथ ही में अपना भी ध्यान रखना। और वे घर के बाहर जाते हुए अपने मन में सोचता है, जब तक टोकन जिया यून के गले में रहेगा तब तक मुझे उसकी लोकेशन के बारे में पता रहेगा, लेकिन इस वक्त जो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाली चीज है वो है पैसा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रुओ को जो कि लून के घर में आने के बाद सीजुन से कॉल पे बात कर रही होती है। वहाँ पर उसको कॉल के अंदर पता चलता है कि सीजुन अभी सिया यून के घर पे गया और वहाँ पर उसको सिया यून यानी कि हमारे लून की बहन नहीं मिलती। रुओ सीजुन को आइडिया देती है कि वो लून को उसके घर के अंदर बिजी रखेगी, तब तक सीजुन अपने दोस्तों के साथ आ जाए
और लून को पीटे। उसके बाद रुओ लून के पास जाते हुए कहती है कि लून, तुमने मुझे काफी ज्यादा मिस किया होगा ना। वैसे सीजुन ने मुझे कॉल पे बताया कि वो आज रात तुम्हारे घर पे रुकने वाला है पार्टी करने के लिए, लेकिन हमारा सिग्मा लून उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और उसको धक्का मारकर अपने रास्ते से हटा देता है। ये देखकर रुओ को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो बेशरम एक बार फिर लून के कंधे को पकड़कर उससे कहती है, तुम सच में मेरे साथ ब्रेकअप करने की बात को सीरियस नहीं ले रहे थे ना। तुमने मुझे बहुत टाइम से नहीं देखा, तुम इसलिए काफी ज्यादा गुस्से हो गए थे। कोई बात नहीं, मैं अब तो हूँ तुम्हारे साथ। सॉरी, मगर जब भी मैं इस बात को याद करता हूँ कि मैं पहले तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था, ये चीज मेरा दिमाग सच में खराब कर देती है। तो अभी के लिए तुम मुझसे दूर हो जाओ। ये सुनकर रुओ को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन लून वहाँ से बाहर निकलते हुए कहता है, अपने इस गिरे हुए चेहरे को उठा लो वरना कोई इसके ऊपर पैर रख देगा। लून को जाते देख रुओ उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, और लून उसको बताता है कि मैं अपने घर को बेचने जा रहा हूँ। ये सुनकर रुओ एक बार फिर से चौंक जाती है और वो लून से कहती है, क्या तुम इसको बेचने जा रहे हो? तुमने ये नहीं कहा था कि तुम इस घर में मेरे साथ शादी करने के बाद रहोगे? लून उसको बताता है कि इस वक्त उसको पैसों की सख्त जरूरत है और वो रुओ से ये भी पूछता है क्या वो इस घर को खरीदना चाहेगी। ये सुनकर रुओ सोच में पड़ जाती है कि पहले तो ये मुझसे अच्छे से बात कर रहा था, अचानक से इतना कोल्ड कैसे हो गया? ये घर तो इसके फादर और मदर इसके लिए छोड़ के गए थे। कम से कम इस घर की कीमत 10 मिलियन है और इसके घर की वजह से ही मैंने इसको डेट किया था, वरना इसका फायदा क्या होता? तो आखिरकार रुओ डिसाइड कर लेती है कि वे लून के घर को खरीदेगी और वे लून से पूछती भी है कि आखिर इस घर को वो कितने में बेचेगा। लून बताता है कि कम से कम वो इस घर को 1 मिलियन में बेचना चाहता है। ये सुनकर रुओ अपने मन में सोचती है, क्या 1 मिलियन? इतने कम पैसों में वो इतने एक्सपेंसिव घर को बेचना चाहता है? पक्का इसको किसी का कर्ज चुकाना होगा तभी ये इस घर को बेच रहा है। लून कहता है, अगर तुम इस घर को खरीदना चाहती हो या नहीं चाहती हो मुझे अभी बता दो, वरना मैं जा रहा हूँ एजेंसी के पास, वो अच्छी कीमत लगा लेंगे इस घर की। ये सुनकर रुओ कहती है, ऑफ कोर्स मैं इस घर को खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है जितना तुम बोल रहे हो। कैसा लगेगा कि मैं आपको 3 लाख युआन दे दूं और बाकी के मैं बाद में दे दूं? ये सुनकर लून कहता है, क्या तुम सच में घर को इंस्टॉलमेंट में खरीदने की सोच रही हो? सुनो मेरी बात, मैं इतना भी बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ जो मैं मिलियन वाले घर को तुम्हें सिर्फ कुछ पैसों में खरीदने दूं। इसके बाद रुओ के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है कि जल्दी ही सीजुन अपने दोस्तों के साथ इसको मारने के लिए आता होगा, तब तक मैं इससे कुछ मिलियन पैसों में इस घर को खरीद लेती हूँ और जब सीजुन आएगा तो वो तो इससे वो सारे के सारे पैसे निकलवा ही लेगा। अभी के लिए मेरा काम यही है कि मैं सीजुन और उसके दोस्तों के आने तक इस बेवकूफ को बिजी रखूं। इसके बाद रुओ लून की बात को मान जाती है और वो उसको स्टेट ऑफिस में चलने के लिए कहती है। स्टेट ऑफिस में जाकर रुओ लून के घर को खरीद लेती है और वे कॉल पे अपनी मॉम को बता देती है कि उसने मिलियन पैसे में काफी अच्छा सा घर खरीदा है। इसके अलावा जो पैसे उसने अभी भी घर में खरीदने के लिए इस्तेमाल करे हैं वो सारे के सारे पैसे अभी उसको वापस मिल जाएंगे। अगर ये हमें पैसा ना दे तो इसके लिए बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। उसके बाद हमारा लून रुओ से कहता है, अगर तुम्हारी कॉल पे बात हो गई हो तो जल्दी से मेरी पेमेंट मुझे दे दो। रुओ लून को पेमेंट ट्रांसफर करते हुए कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम इनमें से एक भी पैसा खर्च नहीं करोगे। इसके बाद लून के भी फोन में मैसेज आ जाता है कि पेमेंट सक्सेसफुली आ चुकी है और फिर हमारा लून अपने मन के अंदर सोचता है, इस बेवकूफ लड़की को नहीं पता जब अपोकलिप्स शुरू होगा तो उस वक्त सारे के सारे घर टूट जाएंगे और उनकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी और जो इसने 1 मिलियन मेरे को अभी दिए हैं इससे इसने अपना 1 चांस भी गवा दिया सरवाइव करने का। और जो रुओ थी वो पागलों की तरह हंसने लगती है लून के घर को मिलने के बाद और वे लून के पास जाते हुए कहती है, चलो इस खुशी के मौके पर सेलिब्रेट करते हैं। लून कहता है, सेलिब्रेट? हाँ चलो कर ही लेते हैं। दूसरी तरफ जो सीजुन और उसके दोस्त थे वे लून के घर को ढूंढते हुए बस उसके घर पहुंचने ही वाले थे और उनका टारगेट था लून की बहन जिया यून। वो सबसे पहले जिया यून को पकड़ेंगे और उसके ब्लड का इस्तेमाल करेंगे ब्लड सेक्रीफाइस के लिए। और जो हमारी जिया यून थी वो इस बात से बेखबर थी कि कोई यहाँ पर आने वाला है उसको पकड़ने के लिए और जो टोकन जिया यून के गले पर लून ने बांधा था वो टोकन ग्लो करने लगता है। उसके बाद सीजुन और उसके सभी चमचे लून के घर के सामने खड़े होकर गेट को नॉक कर सिया को आवाज देते हैं कि वे गेट को खोले। सीजुन की आवाज सुनकर सिया उससे सबसे पहले पूछती है कि वे यहाँ पर कर क्या रहा है, तो दरवाजे के बाहर खड़ा सीजुन बताता है कि लून डिनर के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए गया है और उसने मुझसे कहा था तब तक मैं घर आकर उसका वेट करूं।
जहाँ सीजुन सिया को कन्विंस कर रहा था गेट खोलने के लिए, वहीं उसके किराए के गुंडे आसपास खड़े हुए थे गेट खुलने के वेट में। सिया इससे पहले गेट खोलती तभी इसको अपने बड़े भाई लून की बात याद आती है कि जब तक मैं यहाँ पर ना आ जाऊं तब तक तुम्हें गेट नहीं खोलना है, चाहे वह कोई भी हो। फिर सिया सीजुन को वेट करने के लिए कहती है जब तक उसका बड़ा भाई लून ना आ जाए। ये सुनकर सीजुन कहता है सिस्टर सिया तुम सच में मुझ पर डाउट कर रही हो। तभी सीजुन का एक चिल्लाकर धीरे से कहता है कि वह दरवाजे के गेट को खोल सकता है। वह अपने साथ में लाए गए टूल से दरवाजे के लॉक को खोलने में लगा हुआ था। फिर वहीं सीजुन सिया से पूछता है क्या सिया के पास उसका फैमिली टोकन है। सिया हावी में जवाब देती है और तभी ही गेट का लॉक खुल जाता है और तभी ही सीजुन और उसके गुंडे गेट खोलकर अंदर घुस जाते हैं। सीजुन कहता है कि अगर तुमने गेट पहले ही खोल दिया होता तो मैं तुम्हारे साथ इतना भी रूड बिहेव नहीं करता। फिर वह अपने डैड के मंगाए गए टोकन को सिया के गले से ले लेता है। सिया को ये सब देखकर यकीन नहीं हो रहा था और वह सीजुन से बस यही पूछ रही थी क्या वे उसके बड़े भाई का बेस्ट फ्रेंड नहीं है, आखिर वे ये सब क्या कर रहा है। सीजुन जवाब देता है कि इसका बड़ा भाई एक नंबर का बेवकूफ है। वह जो भी उसके भाई से कहता है वह आसानी से उसकी बात मान लेता है और वह बस उसके साथ अपने मतलब के लिए था क्योंकि उसको एक ऐसा बेवकूफ चाहिए था। साथ ही में सीजुन उसको रोलान के बारे में भी बताता है कि उसकी भाई की गर्लफ्रेंड उसको चीट कर रही है जो कि उसके साथ है। फिर वह सिया को चांटे मारता है और अपने गुंडों से कहता है कि वह सिया के साथ जो करना चाहे वह कर सकते हैं, बट लास्ट में वह सिया की बॉडी को उसको सौंप दे क्योंकि वह उसकी बॉडी का इस्तेमाल अपने फैमिली के रिचुअल में करेगा सिया को एक ऑफर बना के। इससे पहले कि वह गुंडे सिया के साथ कुछ गलत कर पाते तभी वह टोकन काफी जोरों से ग्लो करने लगता है और उसकी ग्लोइंग से सीजुन और उसके गुंडों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर सडनली ही वे एक ऐसी जगह जा पहुंचते हैं जो उनके लिए हेवन से कम नहीं थी। सुंदर लड़कियां जो कि उनको खाना दे रही थी और साथ ही में उनकी सेवा भी। फिर सीजुन लून के मिथिकल बीस्ट सू दादी से पूछता है क्या ये सब कोई सपना तो नहीं। फिर दादी सीजुन से पूछती है क्या उसको मीट खाना पसंद है। सीजुन जवाब देता है हाँ जरूर पसंद है, खासकर तुम्हारे हाथों से। और वे तुरंत ही सीजुन से कहती है तो इसका मतलब आपको अपना ही मीट काफी ज्यादा पसंद आएगा। फिर हम देखते हैं सीजुन और उसके गुंडे जिस पूल के अंदर थे वे तुरंत ही ब्लड में बदल जाता है। यही नहीं उनके बॉडी पार्ट्स भी गायब थे, किसके पास दिल नहीं है और किसी का हाथ ही कट गया है। और तुरंत ही वे हेवन जैसी जगह एक हेल में बदल जाती है जहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स उनकी तरफ बढ़ रहे थे उनको खाने के लिए। और जैसे ही उन लोगों को होश आता है, मतलब कि वो लोग उस टोकन के डोमेन से बाहर निकलते हैं, तो सिया सोच रही होती है कि आखिर इन लोगों को क्या होगा, इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। और वहीं सीजुन कह रहा था कि हमने कई लोगों को मारा है लेकिन आज से पहले ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ, आखिर ये हो क्या रहा है। फिर उसका सच जाता है टोकन पे कि ये सब टोकन की वजह से हो रहा है और वे चिल्लाते हुए टोकन की तरफ पॉइंट करते हुए कह रहा था कि अगर टोकन के अंदर कोई बीस्ट है जो कि उसको मारना चाहता है और अगर उस बीस्ट के अंदर इतना गट्स है उसको मारने का तो वे तुरंत उसको मार के दिखाएं। फिर होना था क्या, टोकन में से एक हैंड निकलकर उसके थोपड़े पे पंच मारता है और उसके हाफ चेहरे पर अपने नाखून से स्कार भी दे देता है। तो इतना सब होने के बाद सीजुन ने उस टोकन को अपने हाथ से फेंक दिया था और वे टोकन लुढ़कता हुआ हमारे लून के सामने गिरता है। लून उस टोकन को उठाते हुए सभी से पूछ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। एंड हम देखते हैं कि लून के पीछे रो भी थी जो कि सीजुन की हालत देखकर उसके पास जाकर उससे पूछती है कि आखिर उसको हो क्या गया। एंड सीजुन अपने गुंडों को ऑर्डर देता है कि वे लून और उसकी बहन दोनों को मार डाले। जब वे लोग सीजुन की तरफ बढ़ रहे थे उसको मारने के लिए, तभी सीजुन के माइंड में फॉक्स और बाकी के सभी एनिमल्स उसको बताते हैं कि वह लोग इस समय उसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास अभी इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची। फिर लून उनको समझाता है कि इन किराए के गुंडों को तो वह खुद ही देख लेगा और वह अपनी फिनिक्स आई से उनके ऊपर फायर से अटैक करता है जिससे उनकी पूरी बॉडी पूरी तरीके से जल रही थी और वे लोग अपनी जान बचाने के लिए सावर लेते, लेकिन उनमें से बहुत सौ का काम तब तक हो चुका था। लून की ये पावर देखने के बाद सीजुन को लग रहा था कि उसके पास कोई डिमोनिक पावर है। फिर जब लून सीजुन की तरफ बढ़ रहा था तो रियोलिन उससे कहती है क्या वह भूल गया कि सीजुन उसका बेस्ट फ्रेंड है। इसके जवाब में लून कहता है वो बेस्ट फ्रेंड जिसने मेरे घर में ना होने पर मेरी बहन को मारा और मेरे घर के अंदर आकर डिस्गस्टिंग चीजें करने की कोशिश करी। इसके लिए सीजुन लून से माफी मांग रहा था और साथ ही में वह खड़ा होकर रियोलिन से कहता है तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड है ना, ये हमेशा तुम्हारी बातों में आ जाता है, तब तक तुम इसको अपनी बातों में उलझाओ और मैं इसका काम कर देता हूँ। फिर रियोलिन ठीक ऐसा ही करती है, वह लून को अपनी बातों में उलझाने लगती है कि तुम भूल गए तुम मुझसे शादी करना चाहते थे और जिंदगी भर मेरे साथ भी रहना, और अगर तुम ये सब चाहते हो तो प्लीज तुम सीजुन को माफ कर दो और सब कुछ पहले की तरह कर दो। और इससे पहले कि सीजुन अपने चाकू से लून पर स्टैप करता,
तभी ही लून अपनी फिनिक्स फायर से उन दोनों को जला देता है और आखिर में कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि आखिरी टाइम पे भी मेरा बेस्ट फ्रेंड और मेरी गर्लफ्रेंड मुझको झांसा देकर मारने की कोशिश करेंगे। साथ ही में हम देखते हैं कि लून ने उन दोनों को काफी ज्यादा घायल कर दिया होता है। अब यहाँ से हमें सॉन्ग फैमिली के एंसेस्टर टेम्पल को दिखाया जाता है, जहाँ पर सीजुन के फादर अपने एंसेस्टर्स को ओल्ड और काफी एंटिक चीजों को अपने एंसेस्टर्स को सर्व कर रहे थे। वे अपने एंसेस्टर्स से पूछते हैं कि आखिर वे उनके लिए क्या फेवर कर सकते हैं। तभी वहाँ पर एक स्टैचू से रेड कलर की फ्लेम बाहर आती है और हम देख पाते हैं सॉन्ग फैमिली के एंसेस्टर को, जो कि उनसे ब्लड सेक्रीफाइस की डिमांड करते हैं। सीजुन के फादर अपने एंसेस्टर की डिमांड को मान जाते हैं और उनसे ये भी पूछते हैं कि वह उनको एक रास्ता दिखाए जिससे वे ग्रोथ हासिल कर सके। एंसेस्टर उनको बताता है कि 3 दिन बाद इस वर्ल्ड में अपोकलिप्स शुरू होने वाला है। ये पता लगने के बाद सीजुन के फादर सॉन्ग फैमिली के सभी मेंबर्स को खाना, पानी और एक शेल्टर तैयार करने के लिए बोलते हैं। लेकिन तभी ही सॉन्ग फैमिली टेम्पल के दरवाजे खुलते हैं और उसके अंदर एंटर करता है लून। लून उनके सामने सीजुन को फेंकता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खस्ता थी और सीजुन की हालत देखकर उसके फादर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वे लून से पूछते हैं कि आखिर उसने उसके साथ क्या किया। लेकिन जब सॉन्ग फैमिली के मेंबर्स लून की तरफ बढ़ रहे थे तो लून अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करके उन लोगों की बॉडी के अंदर के स्पिरिचुअल फायर को देखता है और एक एक कर उन सभी पर पंच मारने के बाद उन सभी की बॉडी ऑटोमेटिकली ही जलने लगती है। ये देखकर सीजुन के फादर गन निकालकर लून पर शूट करने ही वाले थे, लेकिन गन के अंदर भी एक छोटा सा एक्सप्लोजिव होता ही है जो कि फायर के कनेक्ट आने पर एक्सप्लोड होता है। तभी जीयुंग अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करके उनकी गन को ब्लास्ट करवा देता है, जिससे सीजुन के फादर के हाथ पर काफी ज्यादा डैमेज आया था। फिर सीजुन के फादर अपने एंसेस्टर्स से हेल्प मांगते हैं लून को रोकने के लिए, क्योंकि अगर उन्होंने लून को नहीं रोका तो लून उन सभी को मार डालेगा। फिर सॉन्ग फैमिली के एंसेस्टर अपनी स्टार फायर का इस्तेमाल करके जीयुंग पर अटैक करते हैं, जिससे जीयुंग को काफी ज्यादा डैमेज मिला था और जीयुंग ने अपनी फायर से जो डैमेज सॉन्ग फैमिली के मेंबर्स को दिए थे उन सभी की चोटें अपने आप ही ठीक हो जाती है। फिर जीयुंग सोचता है मेरी पास्ट लाइफ में जब अपोकलिप्स स्टार्ट हुआ था तो सॉन्ग फैमिली के पास वो सारी चीजें थी जो उनको सरवाइव करने में मदद करती। पहले मैं सोचता था क्या सॉन्ग फैमिली को पहले से ही अपोकलिप्स के आने के बारे में पता चल गया था, और अब मेरे सामने ये प्रूफ है कि उनके एंसेस्टर ने ही उनको अपोकलिप्स के आने के बारे में बताया था। फिर यहाँ से लून हीओडू के सभी हमलों से बचने लगता है, बट सडनली ही वो उसके एक अटैक में आकर उसके पैरों के तले कुचल जाता है और यहाँ से सीजुन के फादर को लग रहा था कि लून का काम तमाम। लेकिन तभी हीओडू के पैरों के नीचे से बाहर आता है ब्लैक बियर, जिसको लून ने समन किया था। अब यहाँ से हमें वो एग्जैक्ट टाइम दिखाया जाता है जब हीओडू लून के ऊपर पैर रखने वाले थे। यहाँ से सुडाजी लून को बताती है कि सॉन्ग फैमिली के एंसेस्टर एक फायर स्टार है जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर की फायर एनर्जी को इनहेलेट करके बैठे हैं, और अगर लून उसे डिफीट कर दे तो वे अपनी फायर पावर को बढ़ा सकता है और इस चीज में ग्रेट हेल के गॉड्स उसकी मदद कर सकते हैं, जहां पर वे लून की फायर पावर को एब्जॉर्ब करके उससे फाइट करेंगे। लेकिन इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी है कि टोकन की सीलिंग पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन लून बताता है जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो हमारी सोल से आती है, और अगर यहाँ का कोई भी मॉन्स्टर मेरी सोल से ली गई स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके उससे लड़ाई करे तो वह शायद उससे हार भी सकता है, और अगर वह हार गया तो जो मेरी सोल है वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगी और मैं मारा जाऊंगा। फिर इसके बाद जो भी स्पिरिट बीस्ट बाहर होगा वह हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा ग्रेट हेल से। और डाजी लून के इतने जल्दी समझने की तारीफ करती है, लेकिन तभी ही लून उस टोकन के ऊपर अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करता है और सभी को बताता है कि उसने इन्फर्नल फायर सीड को इस टोकन के अंदर इम्प्लांट किया है। अगर वह गलती से भी किसी भी बैटल में मारा गया तो उसकी जो इन्फर्नल फायर है वो इस टोकन को डिस्ट्रॉय कर देगी। फिर इस ग्रेट हेल का स्पिरिट बीस्ट कभी भी बाहर की दुनिया में नहीं जा पाएगा, तो इसलिए इस ग्रेट हेल के सभी मॉन्स्टर को यही होप करनी है कि गलती से भी लून मारा ना जाए। फिर लून डाजी के बताए गए तरीके से स्पिरिट बीस्ट को समन करता है। ब्लैक डियर को समन करने के बाद वे बाहर की दुनिया को देखकर काफी भौंकला गया था, लेकिन लून उसके सर पर टपली बजाकर याद दिलाता है कि वह यहाँ पर लड़ाई करने के लिए आया है। फिर इसके बाद ब्लैक बियर्ड अपने होश आने के बाद हुओडी से फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जहां पर ब्लैक बियर्ड हुओडी को काफी सही तरीके से पछाड़ रहा था, और इसी मौके का फायदा उठाकर लून गॉड बाइंडिंग रॉक का इस्तेमाल करके हुओडी को कैप्चर कर लेता है। हुओडी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वे कैसे पकड़ा गया, लेकिन सीजन के फादर याद करते हैं कि उसने इस रॉब को कहाँ देखा था, और उसको याद आ जाता है कि ये तो वही रॉब है जो कि उस जार में थी। उसने उस एंटिक जार को तो खरीद लिया, लेकिन उसने उस रॉब को इग्नोर मार दिया था, और लून इसके लिए सीजन के फादर का थैंक्स कहता है कि वह उसी की वजह से गॉड बाइंडिंग रॉब को ले पाया। फिर तभी ही वह रॉब सीजन के एंसेस्टर को एक फायर स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म कर देती है। फिर उस फायर स्पिरिट को लेने के बाद लून सीजन के फादर से डील करता है,
जहाँ पर वह उसके बेटे को जिंदा छोड़ देगा, लेकिन इसके बदले में उसको लून को सॉन्ग फैमिली का सारा पैसा देना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीजन की जब आंखें खुलती है तो वह अपने फादर से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। उसके फादर उसे बताते हैं कि अपोकलिप्स जल्दी ही शुरू होने वाला है और वे सॉन्ग फैमिली के सभी मेंबर्स को ऑर्डर देते हैं कि वे अपनी सभी प्रॉपर्टीज को बेचकर सभी को कैश में कन्वर्ट करें और जल्दी से खाना पानी का जुगाड़ करें। अंडरग्राउंड सेंटर का बंदोबस्त करने का काम सीजन के फादर का है और साथ ही में वे लून से बदला लेने की भी बात करते हैं। अब यहाँ से हमें लून को दिखाया जाता है जो कि केमिस्ट जा रहा था और वह साथ ही में अपने बैंक बैलेंस को चेक करता है जो कि 28 बिलियन युआन हो चुका था। सॉन्ग फैमिली से उसको काफी सही बेनिफिट हुआ है। अब उसको अपोकलिप्स से डील करने के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज लेनी है और वह केमिस्ट में आकर कई सारे स्पिरिचुअल क्लींजिंग पिल की डिमांड करता है। वहाँ की लेडी चौंक जाती है कि लून स्पिरिचुअल पिल्स की डिमांड कर रहा है जो कि बॉडी के सभी हीट और टॉक्सिन्स को हटा देती है। लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि स्पिरिचुअल पिल इतनी ज्यादा महंगी होती है कि अभी वह उसके स्टोर में है नहीं। उसे वह ऑर्डर करने के बाद लून को दे पाएगी। इसके बारे में लून कहता है मैं इसका डबल अमाउंट तुम्हें पे करूंगा, इसके बदले में तुम मुझे कल तक स्पिरिचुअल क्लींजिंग पिल्स ला के दो। फिर वहाँ से जाने के बाद लून सोचता है कि उसने 10 टन तक का स्पिरिचुअल क्लींजिंग पिल्स ऑर्डर किए हैं और भी उसने ऑनलाइन ऑर्डर्स किए हैं जो कि कल तक उसके पास आ जाएंगे और जब अपोकलिप्स शुरू होगा तो हम्बल मेडिसिन्स उस टाइम की सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी। साथ ही में वह उस टाइम को याद करता है जब अपोकलिप्स शुरू हुआ था तो उस टाइम पर उसके पास एक भी क्लींजिंग स्पिरिचुअल पिल्स नहीं थी और जब उसकी बहन उसकी हालत देखकर कहीं से क्लींजिंग पिल्स का जुगाड़ करने गई तो तभी बाहर के ज़ॉम्बीज ने उसको मारकर खा लिया और उस टाइम पर लून इतना ज्यादा कमजोर था कि वह कुछ भी नहीं कर पाया था। लेकिन सिचुएशन अब उस टाइम से अलग है। वह अपनी बहन के ऊपर अब कोई भी मुसीबत आने नहीं देगा। रुको रुको रुको, माफ करना पर तुम लोगों के लिए मेरे पास एक कमाल की अपडेट है। नहीं, ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, हालांकि मैं ऐसा चाहता हूँ। एक सेकेंड, ये सिचुएशन इतनी सैड कैसे हो गई? हाँ चलो ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नया लाने वाला हूँ जो कि तुम्हें पसंद आएगा। फॉर श्योर वो वीडियो इस वीडियो के 1 घंटे बाद अपलोड होने वाली है जो तुम इस वीडियो को देखने के बाद जरूर दे सकते हो। और अगर तुम लोग चाहो तो उसके अपलोड के बाद मैं कमेंट में लिंक भी पिन कर दूंगा ताकि तुम्हें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और हाँ, सच में वो काफी खतरनाक चीज होने वाली है। तो ठीक है, ये क्विक अपडेट अब कंप्लीट हुआ। चलो अब स्टोरी में वापस बढ़ते हैं। फिर लून सिया के रूम से बाहर जाता हुआ सोचता है कि उसको स्किल यूजर्स की एक टीम बनानी होगी जो कि उसकी अपोकलिप्स के दिन काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। फिर वह सीजन की एंसेस्टर्स की इन्फर्नल फायर को अपनी फायर के साथ कंबाइन करता है और कल्टीवेट करने के बाद उसकी पावर बूस्ट हो चुकी थी। जहाँ पर डाजी भी आकर उसको बताती है कि इन्फर्नल फायर उसकी फायर स्पिरिट के साथ रिफाइंड होकर जो कि रेड लोटस फायर बन चुकी है, जिससे वह कई सारी इल्यूजन्स को तोड़ सकता है। फिर लून एक फायर स्वॉर्ड बनाता है जिसे देखकर डाजी बताती है कि वह अपनी पावर के सेकंड फेज पर पहुंच चुका है, जिसके बारे में लून भी बताता है कि हाँ, अब उसकी पावर और भी ज्यादा यूजफुल हो चुकी है। फिर डाजी और ब्लैक बियर्ड लून से रिक्वेस्ट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम वे उसे समन करे, क्योंकि जब भी वे लोग लून के काम आते हैं तो उनको प्रिजन में काफी टेस्टी फूड मिलता है। और जब वे दोनों आपस में झगड़ा कर ही रहे होते हैं तो लून उन दोनों को रोक कर कहता है कि जब भी उसको जीस की भी जरूरत पड़ेगी वे उसको समन करेगा। फिर तभी वहाँ पर मौजूद जेनजी लून को वार्न करता है कि ब्लैक बियर्ड और डाजी उसके पालतू कुत्ते हो सकते हैं लेकिन वो नहीं, क्योंकि अगर गलती से भी लून ने उसको समन किया तो वह उसकी मदद करने नहीं वाला, उल्टा उसको लड़ाई में मरने के लिए छोड़ इस प्रिजन से बाहर निकलने के रास्ते को ढूंढेगा। लेकिन लून उसको समझाता है कि इस प्रिजन में कई सारे डोर्स मौजूद है जिसमें जेनजी से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स है और वह उन्हें ही समन करना पसंद करेगा, न कि जेनजी को। फिर इसके बाद लून ग्रेट हेल से बाहर निकलकर वापस रियल वर्ल्ड में आता है, जहाँ पर अब अपोकलिप्स के शुरू होने में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। अब नेक्स्ट डे लून आता है ज्वेलरी एग्जिबिट में, जहाँ पर वो अपोकलिप्स का एक कॉमन रिसोर्स ढूंढता है जो कि है एक एनर्जी कोर, और ये आइटम उसकी स्किल्स को लेवल अप करने में मदद करेगा, जो कि ये आइटम उसकी स्किल के फेज 2 से उसको फेज 3 में काफी आसानी से पहुंचा सकता है। और उसकी पास्ट लाइफ में हर एक स्किल यूजर ने इस आइटम का बेखूबी इस्तेमाल किया था। अब हम देखते हैं एक कॉन्सर्ट हॉल को, जहाँ पर कुछ महंगे महंगे आइटम्स की एक बिडिंग लग रही थी। और उसके बाद उस एनर्जी कोर को लाया जाता है जिसकी नजर लून पर थी। उसका प्राइस एटलीस्ट 5 मिलियन का है और देखते हैं कि कौन इसको कितने में खरीदेगा। फिर वहाँ पर मौजूद रईसजादे 3.5 से लेके 4 मिलियन तक पहुंच ही जाते हैं। फिर वहाँ पर मौजूद वहाँ का बिग बॉस 5 मिलियन में अपना आखिरी प्राइस बताता है। फिर वहाँ पर मौजूद कोई भी इस आइटम की प्राइस को नहीं बढ़ाना चाहता था, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी एक्चुअल प्राइस तक पहुंच चुका है। और वैसे भी यहाँ का बिग बॉस जो कि हाउ ही है,
कोई भी उससे ट्रबल नहीं करना चाहता। फिर तभी वहाँ पर एंट्री होती है लून की, जो कि इस आइटम का 6 मिलियन प्राइस रखता है। वहाँ का कॉन्सेलर आकर लून को बताता है अगर उसको यहाँ पर आकर बीडिंग करनी है तो उसके पास ब्लैक बैंक कार्ड होना चाहिए, जिसको लून कार्ड दिखा भी देता है और वे खुशी से उसका वेलकम भी करता है। फिर इसके बाद हाउ ही को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बच्चा आकर उसको यहाँ पर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है और वह कहता है कि वह 7 मिलियन में इसको खरीदेगा। तो तभी लून उस प्राइस को 10 मिलियन कर देता है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। 10 मिलियन मतलब कि ये आइटम अपनी डबल प्राइस में बिक रहा है। इससे पहले हाउ ही इस आइटम के प्राइस को और एक्सपेंड करता, उसकी गर्लफ्रेंड उसको समझाती है कि वह गुस्से में ना आकर अपना नुकसान ना करवाए, वह इस बच्चे को ये आइटम खरीदने दे। इससे भी ज्यादा रेयर आइटम यहाँ पर आएंगे जिसे वह खरीद सकता है। और वह अपनी गर्लफ्रेंड की बात समझकर लून से उसका नाम पूछता है, जो कि लून बता भी देता है, सायो लून। और फिर वह लून को बताता है कि वह उसका नाम कभी नहीं भूलने वाला। और जब लून उस आइटम को लेने के बाद वहाँ से जा ही रहा होता है तो तभी वहाँ पर एक और आइटम की बोली लगती है। फिर तभी वहाँ पर लून को सभी लोगों के पीछे से चिल्लाने की आवाज आ रही थी कि यहाँ पर मॉन्स्टर आ गया है। और अभी जिस आइटम की बोली लगने वाली थी उस आइटम में से एक डीमन फेस ड्रैगन निकलता है, जो कि लून की तरफ ही बढ़ रहा था। और लून समझ जाता है कि ये स्पिरिट मॉन्स्टर जरूर एनर्जी कोर की एनर्जी से अट्रैक्ट हुआ है। और साथ साथ लून को हैरानी भी हो रही थी कि अभी अपोकलिप्स स्टार्ट भी नहीं हुआ और वर्ल्ड के अंदर सुपरनेचुरल चीजें होना स्टार्ट भी हो चुकी है। और तभी हाउ वी एक हीरो की एंट्री लेते हुए लून को बचाने की ट्राई करता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। लेकिन लून ही उस मॉन्स्टर को अपनी रेड लोटस फायर से पंच मारकर उसको बर्न करने के बाद अपने ग्रेट हेल तालिस्मान में एब्जॉर्ब करवा देता है। और ये सब कुछ अपने आंखों के सामने होता हुआ देख हाउ ही लून से इम्प्रेस था और वह उसको अपना मास्टर कहने लगता है। लेकिन लून उसको इग्नोर मारकर जा पहुंचता है अपनी बिल्डिंग में, जहाँ पर उसके प्राइवेट ग्राउंड में कई सारे ऑर्डर करे गए पार्सल्स आ रहे थे। और वहाँ के आसपास के लोगों को लग रहा था कि लून कोई स्टोर या फिर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। और वहीं पर मौजूद लून की नेबर उससे जल रही थी और वे सबसे कहती है कि देखना लून का स्टोर जल्दी ही नीचे गिर जाएगा। तभी वहाँ पर मौजूद एक लेडीज उसको पहचान जाती है, जो कि मिसेस यांग है, जो कि लून के इस वेयर हाउस को अपने रेंट के लिए लेना चाहती थी, एक सुपरमार्केट स्टोर ओपन करने के लिए। पर अब शायद लून के साथ ये डील पूरी नहीं हो पाएगी। जहाँ पर मिसेस यांग उस लेडीज पर चिल्ला रही होती है, तभी वहाँ पर लून आ जाता है, जिसको काफी खुशी भी थी कि सही टाइम पर उसके सभी ऑर्डर्स आ चुके हैं। जहाँ पर लून डिलीवरी एजेंट से बात कर ही रहा था, जो कि उसको बताता है कि अभी उसके आधे ऑर्डर्स डिलीवर्ड हो चुके हैं और आधे वे कल लाएंगे। लेकिन सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, यहाँ का काफी स्पेस भर चुका है, सबसे पहले इस जगह को खाली करना होगा। लून इसकी चिंता उसको ना करने के लिए बोलकर जल्दी से कल तक के पार्सल्स लाने के लिए बोलता है। और वहाँ मिसेस जांग लून से जल रही होती है कि ना तो कोई उसके पेरेंट्स है और अचानक से वे इतना ज्यादा रिच कैसे हो गया। और सबसे पहली बात, वे इस वेयर हाउस को लून से खरीदना चाहती थी अपना मार्केट खोलने के लिए, लेकिन लून ने तो उसको बिना पता ही अपना खुद का ही एक सुपरमार्केट खोलने वाला है। और तभी ही वहाँ पर मिसेस जांग का छोटा बेटा आकर उनको बताता है उससे बहुत जोर से टॉयलेट आ रही है और वह बिना लून की परमिशन के उसके वेयर हाउस में आकर वहाँ पर पेशाब करने लगता है। और ये देखकर मिसेस जांग के तो दिल में लड्डू फूट रहे थे कि आखिरकार वे लून से बदला ले पाई। लेकिन लून इसमें कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वह एक छोटा बच्चा है। लेकिन वह उस बच्चे को उठाकर उसके पेशाब का डायरेक्शन चेंज कर मिसेस जांग पर ही करवा देता है। और ये देखकर मिसेस जांग लून से पूछती है आखिर अभी ये उसने क्या किया, वे खेलते हुए बच्चे पर ऐसे असेंब्ड क्यों कर सकता है। पर लून मिसेस जांग को उसके वेयर हाउस से दफा होने के लिए बोलकर वहाँ का सेटल लगा देता है। फिर मिसेस जांग का पोता उनको बताता है कि वह अपने दोस्तों के साथ फायर क्रैकर से खेलने जा रहा है। और तभी मिसेस जांग के दिमाग में खुरपाती आइडिया आता है और उनको एक अच्छा आइडिया मिल जाता है लून से बदला लेने का। और वह आज रात लून के वेयर हाउस में फायर क्रैकर्स लगाएगी। अब हम देखते हैं लून को, जो कि अपने सभी सप्लायर्स को ग्रेट हेल में ट्रांसफर करता है। और उन सभी सप्लायर्स के ग्रेट हेल में आते ही दाजी को उन सभी पार्सल्स को अरेंज करने के लिए बोलता है। दाजी खुशी से हामी भरते हुए लून को बताती है कि वे एक ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपर्ट है। वे लून के लाए गए सभी एनिमल्स को टावर में एक ऐसी जगह पे लोकेट करेगी जहाँ पर उनको उनके रहने के हिसाब से एनवायरनमेंट मिलेगा। फिर लून भी बताता है अपोकलिप्स के टाइम बहुत सारे एनिमल्स ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो इसलिए उसका ये करना सही होगा कि वे ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स को इधर ले आएं। ब्लैक बियर लून को सजेस्ट करता है कि वे कल्टीवेट करने के साथ साथ सोइल और सीड्स पर भी ध्यान दे। फार्मिंग करने से उसका लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। लून उसकी बात पर एग्री था, क्योंकि सीड्स और सोइल दोनों ही
स्पिरिचुअल चीज है और वह सोइल इकट्ठा करने के लिए बाहर चले जाता है। फिर वह एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पर बहुत सारी मिट्टी थी और वह वहाँ की कई मिट्टी को ग्रेट हेल में ट्रांसफर करने लगता है, जो कि सारी की सारी डाजी के ऊपर गिर जाती है। एंड लून देखता है कि उसने 10 टन तक की मिट्टी तो यहाँ पर ले आया है, लेकिन इतनी काफी नहीं है और अभी वह और लाएगा, क्योंकि अपोकलिप्स के टाइम सीड्स और मिट्टी दोनों ही इन्फेक्टेड हो जाएगी। एंड इसके बाद लून वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं मिसेस जांग को, जो कि कई सारे फायर क्रैकर्स लाई होती है, जिससे वे सिया के वेयर हाउस में धमाका करना चाहती है। फिर तभी वहाँ पर उनका बेटा आकर उनको एक मिरर दिखाता है, जो कि वही मिरर है जिसको उनके पोते ने उस दुकान से चोरी किया है जहाँ से इन्होंने फायर क्रैकर्स खरीदे थे, और इसके लिए वह उसकी तारीफ भी करती है। फिर तभी ही उस मिरर की इविल एनर्जी उस बच्चे पर कंट्रोल कर लेती है और वह मिसेस जांग को वह मिरर देखने के लिए फोर्स करता है, और उस मिरर के अंदर था एक डीमन जो कि मिसेस जांग पर पोजेस्ट कर लेता है। और मिसेस जांग को पोजेस्ट करने के बाद वह उसके बेटे को छोड़ देता है और मिसेस जांग उस डीमन के पोजेस्ट करने की वजह से अपने ही बेटे की तरफ बढ़ती है। और यही नहीं, ऐसे कई इविल स्पिरिट्स हर जगह के लोगों को पोजेस्ट कर उनकी फैमिली पर हमला करवाती है। अब अगले दिन सुबह के समय हम देखते हैं एक्सपोर्टिंग एरिया, जहाँ पर कुछ फिशरमैन भी थे। आज के दिन उन्होंने कुछ अजीब तरह की फिशेस को कैप्चर किया है, जिन्हें देखकर उनको लग रहा है क्योंकि कुछ लोग पानी को गंदा कर देते हैं, इसलिए कुछ फिशेस म्यूटेटेड हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से वेयर हाउस में एक मेंबर वहाँ के सुपरवाइजर को इन्वेंट्री पास करने के लिए बोलता है, लेकिन कुछ गड़बड़ है उसमें, क्योंकि उसकी बॉडी का शरीर का रंग उतरा हुआ है और उसकी बॉडी भी कांप रही है। और जब वह मेंबर उसकी हालत पूछने के लिए उसके पास बढ़ता ही है, तभी वहाँ पर ब्लैक कोट पहने हुए कुछ लोग आते हैं, जो कि उससे पूछते हैं क्या इस वेयर हाउस के अंदर स्पिरिचुअल क्लींजिंग पिल्स है। वह हामी में जवाब देते हुए उनसे कहता है कि हाँ, ये किसी और कस्टमर के हैं, जो कि वे नहीं खरीद सकते। अगर वे चाहते हैं इसको लेना तो वे किसी और स्टोर पे जाए। लेकिन वो मेंबर्स तो यहाँ की सारी पिल्स को ले जाने के लिए आए हैं, और जब वह उनको रोकने की कोशिश करता है तो वे उसको पकड़कर धक्का दे मारते हैं और वह सीधा वहाँ के सुपरवाइजर के पास जा गिरता है, जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। और फिर वो सुपरवाइजर उनमें से किसी एक की टांग पकड़कर उसके पैर में नाखून स्टैब कर उसको खाने के लिए बढ़ता है। लेकिन बाकी बचे लोग अपने वेपन से उस ज़ॉम्बी को पीट पाट कर वहीं पे फेंक देते हैं, और उनका बॉस, जिसको उसी ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया था, उसकी भी हालत उस सुपरवाइजर जैसी होने लगती है। फिर तभी ही वहाँ पर लून आ जाता है, जो कि देखने के लिए आया था कि कितना टाइम लगेगा उसके पार्सल्स को आने में। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही नाटक है। फिर वह लोग लून को कहते हैं कि वे यहाँ की सारी स्पिरिचुअल पिल्स को ले जा रहे हैं, इसके बदले उनकी बॉस उसको दुगना पैसा देने वाली है इन सभी पिल्स का। लेकिन लून इस नेगोशिएशन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, और वह अंदर आता हुआ वहाँ के सुपरवाइजर को देखकर कहता है कि लगता है ज़ॉम्बिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है और तुम लोग यहाँ से जल्द चले जाओ। फिर वहाँ का एक मेंबर लून पर पंच मारता है, लेकिन लून काफी तेजी से उसके पंच से बच उन सभी ऑर्डर्स के ऊपर आ जाता है और उन सभी को सबक सिखाने के लिए उसकी राइट आई ग्लो होने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उन कुंडलों के बॉस को, जिसका काफी बड़ा घर है, कि वे गुस्सा थे उन लोगों पर कि वे मेडिसिन लेकर नहीं आए, उल्टा उसी के सामने बहाने मार रहे हैं। वे बताते हैं कि वो बंदा कोई आम नहीं था, उसके पास कुछ सुपर पावर्स थी, जिससे उसने उन लोगों को बाहर फेंक दिया वेयर हाउस के। एंड जब वो लोग वापस वेयर हाउस के अंदर आए तो कुछ सेकंड्स के अंदर ही वहाँ की सारी पिल्स गायब हो चुकी थी। वे उन लोगों से उस बंदे का नाम पूछती है और वे बताते हैं उसका नाम है सिया लून। फिर वे सोच में पड़ जाती है क्या वो बंदा कोई स्किल यूजर है जिसके पास स्टोरेज लाइक की स्किल्स हो। एंड तभी ही उस बंदे की बॉडी में ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरीके से फैल चुका था। ये देखकर उनकी बॉस भी समझ जाती है कि इसकी बॉडी में ज़ॉम्बी वायरस पूरे तरीके से फैल चुका है और अब क्लेंजिंग पिल्स उसको ठीक भी नहीं कर सकती। तो वे उन सभी को इसको जलाने के लिए कहती है और उसके आसपास कोई भी ब्लड जैसी चीज ना हो। और फिर तभी ही वह अचानक से खड़ा उठता है और उसकी तरफ बढ़ता है उसको खाने के लिए। लेकिन उनकी बॉस कोई आम शख्स नहीं थी, वे एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट कर सकती है और वे अपने पीछे मौजूद गार्डन के ट्रीज का इस्तेमाल कर उसकी बॉडी को स्टैप कर लेती है एंड उसको बाहर ले जाकर उसकी बॉडी के टुकड़े कर देती है। एंड साथ ही में उन सभी को ऑर्डर ये भी देती है कि वे सभी के सभी वेयर हाउस में जाएं
और चेक करे कि यहाँ पर किसके पास क्लींजिंग पिल्स है, क्योंकि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। अब ये वर्ल्ड एंड होने वाला है, मतलब कि उनकी बॉस को अपोकलिप्स के बारे में पता था। अब नेक्स्ट सीन में लून अपनी सिस्टर को क्लींजिंग पिल्स कंज्यूम करवाता है और साथ ही उसको ये भी कहता है कि अब बाहर का पानी और हवा सेफ नहीं है, वे जब भी बाहर जाएगी तो वह पिल्स को कंज्यूम करके जाए। फिर वे अपने भाई से पूछती है क्या वह अब उसको बताएगा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, जो कि वह उसको इतना अवेयर होने के लिए बोल रहा है। इसके जवाब में लून भी बताता है कि अब समय आ चुका है कि वह उसको सब बता दे, लेकिन वह सबसे पहले उसको एक जगह ले जाना चाहता है। और जब वे लोग जा ही रहे होते हैं तो तभी हम देखते हैं मिसेस जांग के घर को, जहाँ पर मिसेस जांग अपने ही बेटे को मारकर खा चुकी है, लेकिन स्टिल वे अभी भी हंग्री थी क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस उनकी बॉडी पर पूरी तरीके से फैल चुका था। और इसके अलावा वे अपनी भूख शांत करने के लिए पूरी बिल्डिंग में घूमती है। तो अब हम देखते हैं कि लून अपनी बहन के साथ जा रहा होता है, तो तभी वहां पर आ जाती है रूलिन अपनी मॉम के साथ, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो रुओ ने लून के घर को खरीद लिया है और वे अपनी मॉम को यहाँ पर लेकर आई है वो घर दिखाने के लिए, क्योंकि पिछली बार जब रियोलिन ने लून को फेस किया था तो उसके बाल जल गए थे और उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी और वह सर्जरीज के बदौलत वापस पहले जैसी सुंदर हो पाई है। और अब वह चाहती है लून को फंसाना अपनी खूबसूरती में, ताकि वह उसके लिए काम आए। जहां वह अपने ही सपने में मगन थी तभी उसकी मॉम उसको बताती है कि लून अपनी बहन के साथ कहीं जा रहा है। ये पता चलकर रियोलिन जल्दी से एक टैक्सी बुक कर उनका कार का पीछा करती है और थोड़ी देर बाद वे लोग जू में आ चुके हैं, जहां पर एक बाप वहां के मैनेजमेंट स्टाफ को सुना रहा होता है क्या वे लोग वहां के एनिमल्स का ध्यान नहीं रखते। एक फ्रेंडली एनिमल ने उसके बेटे पर हमला किया, अब क्या वह इसके इंजरीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि लून ने अपोकलिप्स के बारे में अपनी बहन को सब कुछ बता दिया था। तो सायो लून से पूछती है कि अब एनिमल्स भी इन्फेक्टेड होना शुरू हो चुके हैं। और इसके अलावा वह ये भी देखकर हैरान थी कि उसके भाई को इन सब के बारे में काफी जल्दी पता चल चुका है, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी सिर्फ लून को पता है कि इसकी प्रीवियस लाइफ में उसके साथ क्या क्या हुआ था। और फिर वे उससे पूछती है जू में आने का कारण, जिसके जवाब में लून बताता है लून इतना ताकतवर है ही कि वह अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन जिस समय वह अपनी सिस्टर के आसपास ना हो तो वह चाहता है कि उसके पास कोई ऐसे डिफेंस हो जिससे वह खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। इसके बाद हम देखते हैं रियोलिन और उसकी मॉम को, जहां पर रियोलिन की मॉम उसको समझाती है कि वह लून के आसपास से गुजरे, जिससे लून का ध्यान उनकी बेटी पर आए। और जब रियोलिन अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए लिपस्टिक लगा रही होती है तो तभी उसके पीछे से पोजेस्ड लामा उसी की तरफ देख रहे हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं रुओ और उसकी सिस्टर एक टटल एरिया पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लून दिखाता है कि आखिर वह यहाँ पर क्यों आया था। और हम देखते हैं एक बड़े से स्टोन के ऊपर बैठा था एक जायंट ओल्ड टटल। उस बड़े टटल को देखकर डाजी और ब्लैक बियर तो सच में काफी खुश होते हैं और लून बताता है कि ये टटल 100 साल से भी यहाँ पर इस जू में है और जू के लोगों ने इसका नाम रखा है नान नान, जो कि सच में काफी अजीब है। फिर लून बताता है कि इसके पास्ट लाइफ में ये टटल डिसेंडेंट ऑफ गॉड के नाम से फेमस था और इस टर्टल ने अकेले ही सी गॉड को हरा दिया था, जो कि अपने आप में ही बड़ी बात है। और अब लून उसके पास यहाँ पर इसलिए आया है ताकि ये टर्टल सियो यून को प्रोटेक्ट कर सके। सबसे पहले लून उस टर्टल के पास आकर उसको ग्रेट करता है। जब वो टर्टल लून को इग्नोर मारने की कोशिश कर रहा था तो इससे पहले लून उसको अपनी पावर दिखाता है, जिससे वह समझ जाता है कि लून एक स्किल यूजर है। साथ ही वह लून को ये भी बताता है कि कुछ ही देर पहले यहाँ पर 3 और स्किल यूजर आए थे जो कि उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे उसके सपोर्ट के लिए, बट उस टर्टल ने उनको सपोर्ट करने के लिए मना कर दिया। फिर लून उसको अपनी सिस्टर सियो यून से इंट्रोड्यूस कराता है और सियो यून उसके नाम की तारीफ करती है। इसका नाम नान नान है। ये सुनकर वह टर्टल अजीब सा चेहरा बनाकर सियो यून को बताता है कि वे जू में 100 साल से हैं, बट एक्चुअल में वे 1000 साल का है। ये सुनकर डाजी और ब्लैक बियर और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ये टर्टल तो एक गॉड लेवल का है। अगर लून इसके स्पिरिट एसेंस को कंज्यूम कर ले तो उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर लून उस टर्टल के रिस्पेक्ट करते हुए उससे रिक्वेस्ट करता है कि वह उसकी सिस्टर को प्रोटेक्ट करे। इसके बदले में लून उसके लिए वो करेगा जो वह चाहता है। वह टर्टल बताता है कि जब रेड मून आएगा तो इस वर्ल्ड के अंदर चियोस स्टार्ट हो जाएगा और वे चाहता है कि उसके साथ रहने वाले टर्टल्स सुरक्षित रहें। इसमें लून बताता है कि उसके पास ग्रेट मॉर्टल प्रिजन है जिसमें उनके रहने लायक सारी कंडीशंस होंगी। ग्रेट मॉर्टल प्रिजन का नाम सुनकर उस टर्टल के एक्सप्रेशंस कुछ अलग ही होते हैं। वह याद करता है कि हजारों साल पहले उसके मास्टर ने उसको ग्रेट मॉर्टल प्रिजन के बारे में बताया था। ये एक ऐसा प्रिजन है जिसमें गॉड और डीमंस को कैद किया जा सकता है और वहाँ पर कंटिन्यूसली लाइटिंग होती है ताकि वह गॉड्स पर कंट्रोल कर सके। फिर तभी ही वह टर्टल
टर्टल गुस्से में लून की तरफ जंप करता है और साथ ही में उसको बताता है कि ग्रेट मॉर्टल प्रिजन अपोकलिप्स से भी ज्यादा खतरनाक चीज है। अगर तुम्हारे पास ये है, याद रहे कि तुम इसको कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कुछ एक्सट्रीमली पावरफुल लोग ही इस प्रिजन के हकदार होते हैं और अगर लून वर्थ इट है इस प्रिजन के लिए तो वह उसको अपनी पावर दिखाए। जहाँ पर टर्टल लून के ऊपर जंप कर चुका है, लेकिन सही समय पर लून ने दबने से खुद को बचा लिया। इस आवाज को सुनकर रुओलिन और उसकी मॉम भी हैरान हो जाते हैं कि अभी अभी तो यहाँ पर लून और उसकी सिस्टर थे, आखिर वे चले कहाँ गए। फिर तभी ही एक लामा रुओलिन के बालों को पकड़कर खींचती है, जिससे हम देखते हैं कि रुओलिन ने पहनी थी एक विग, जिससे वे अपने जले हुए और गंदे सर को छिपा सके, जो हाल लून ने उसके साथ किया था। फिर रुओलिन गुस्से में उस लामा से अपनी विग लेने के लिए बढ़ती है, लेकिन वह लामा उसकी तरफ थूक देता है और यही नहीं, वहाँ पर मौजूद हर एक लामा रुओलिन और उसकी मॉम की तरफ थूकने लगते हैं। रुओलिन की मॉम फटाफट से उसकी विग उठाकर उसको लेकर टर्टल एरिया की तरफ भागने लगती है और वहाँ पर पहुँचने पर वे दोनों लून और उसकी सिस्टर को अभी भी ढूंढ रहे थे। फिर गलती से रुओलिन की मॉम टर्टल्स के एग्स पर पैर रखकर उन्हें तोड़ देती है और अपना जूता साफ करने के लिए वहाँ पर मौजूद एक टर्टल के सेल पर अपना जूता रगड़ती है और उन दोनों ही माँ बेटी की ये हरकतें उन दोनों को ही ले डूबने वाली थी। रुओलिन अपने आप को फिर से तैयार कर लेती है लून के पास आने के लिए, ताकि वह अपनी अदाओं से लून के दिल को फिर से जीत सके। उसके झाड़ी हटाते ही एक बड़ा सा टर्टल, जो कि नान से थोड़ा ही छोटा था, वह रुओलिन के हाथ को काट लेता है और वहाँ पर मौजूद और बड़ी टर्टल्स रुओलिन और उसकी मॉम को घेर लेते हैं और उनको जगह जगह से काटने लगते हैं। जहाँ पर रुओलिन और उसकी मॉम का बैंड बजा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ तो वहीं पर वह बिग टर्टल लून को अपने बुद्धिस्ट मंत्रास से दबा रहा था, ताकि वह उसकी पावर्स को कमजोर कर सके। ब्लैक बियर लून से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसको बाहर निकाले ताकि वह इसको मचा सके, लेकिन लून उसको बताता है कि ये उसकी लड़ाई नहीं है। लून इतना ज्यादा वीक हो चुका था कि वो अपने घुटनों पे आ जाता है। ये देखकर वह टर्टल उसको कहता है कि अगर वह उसकी इस पावर को नहीं झेल पाया, कि अगर वह इसको नहीं झेल पाया, तो आगे आने वाले अपोकलिप्स के इवेंट्स को वह कैसे झेलेगा। फिर लून नोटिस करता है कि उस बुद्धिस्ट मंत्रा से अपोकलिप्स के सभी डीमंस वीक हो रहे थे और साथ ही में उसकी पावर भी। लून याद करता है कि उसे अपोकलिप्स में खुद को और अपनी सिस्टर को सेव करना है, जिससे वह अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर, अपनी पूरी पावर लगाकर ओल्ड टर्टल को अपने ऊपर से हटा देता है। और इतनी पावर फोर्स का यूज कर इस चीज का झटका लून की बॉडी पर भी हुआ और जब वह ओल्ड टर्टल जमीन पर गिरता है तो लून गॉड बाइंडिंग रोप्स का इस्तेमाल कर उसकी गर्दन पे बांध देता है और ये देखकर डाजी और ब्लैक बियर दोनों ही इसको सपोर्ट कर रहे थे। फिर लून एक फायर स्वॉर्ड बनाकर टर्टल्स को कहता है या तो वे सरेंडर करे या फिर उसके हाथों से मारा जाए। और जब लून उस पर स्वॉर्ड से अटैक करने ही वाला था तो वह ओल्ड टर्टल कहता है कि वह सरेंडर करता है, लेकिन लून को याद है ओल्ड टर्टल ने उसको काफी ज्यादा परेशान किया, इसलिए वह उसके सर पर अपनी स्वॉर्ड से टपली बजा देता है। ये देखकर ओल्ड टर्टल सियायून से रिक्वेस्ट करता है कि वह अपने भाई को जरा रोके, वे एक एनिमल के साथ मिस ट्रीटमेंट कर रहा है। फिर सियायून लून को समझाने लगती है कि ओल्ड टर्टल उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, वह बस उसकी पावर्स को टेस्ट कर रहा था। सियायून के रिक्वेस्ट करने पर लून शांत हो जाता है और ये देखकर ओल्ड टर्टल अपने साइज को छोटा कर ये देखकर सियायून काफी ज्यादा खुश होती है और वहीं लून और ब्लैक बियर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और फिर लून उससे कहता है कि वह ऐसे ही किसी गॉड लेवल एनिमल को उसकी सिस्टर के साथ रहने नहीं दे सकता। ये सुनकर टर्टल समझ जाता है और लून टर्टल की सोल को कैप्चर कर उसको ग्रेट मॉर्टल प्रिजन में कैद कर देता है, क्योंकि आगे चलकर फ्यूचर में अगर ये कुछ भी गड़बड़ करे तो वह उसको संभाल सके। फिर जब लून सियायून की सेफ्टी के लिए उसके पास ओल्ड टर्टल को रख देता है तो तभी वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स की भगदड़ फैल जाती है, जो कि पॉजेस्ड थे डीमन बीस्ट से। और ये सब देखने के बाद लून समझ जाता है कि अब एनिमल्स भी म्यूटेटेड होना शुरू हो चुके हैं। अब उसे जल्दी से उन एनिमल्स को कैप्चर करना होगा जो अभी म्यूटेटेड नहीं है। फिर लून सभी टर्टल्स को ग्रेट हेल प्रिजन में ले आता है, जिसे देखकर ओल्ड टर्टल भी काफी ज्यादा खुश था और अपनी सिस्टर सियायून की सेफ्टी के लिए वे उसको पकड़कर एक सेफ जगह ढूंढने लगता है। फिर उसके पीछे से कोई उसका चिल्ला कर नाम पुकार रहा था और जब वे पीछे देखता है तो वो होती है रुओलिन और उसकी मॉम। रुओलिन का चेहरा पहले से भी ज्यादा बदसूरत हो चुका था। लून उससे पूछता है कि वे यहाँ पर क्या कर रही है। रुओलिन बताती है कि वह लून को अपने प्यार में गिराने के लिए आई है। रुओलिन और उसकी मॉम के पागलपंती जैसी हरकतें देखकर लून उनको वहीं पर छोड़कर जाने लगता है, थाला फॉर द रीजन। और हम देखते हैं वहाँ पर मौजूद कुछ वाइल्ड एनिमल्स रुओलिन और उसकी मॉम को देख लेते हैं। अब इनका क्या हाल होगा इसके बारे में तुम्हें भी पता है।
एंड हम देखते हैं लून उड़ता हुआ सभी अनम्यूटेड एनिमल्स को कैप्चर कर रहा था एंड साथ ही में वह एक सेफ जगह भी ढूंढ रहा था ताकि उसकी बहन थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रह सके। और उसको वो जगह मिल भी जाती है जो कि है जू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस। वहाँ पर सिया यून को थोड़ी देर के लिए रहना होगा जहाँ पर उसके सरवाइव करने का थोड़ा बहुत सामान भी मौजूद था। लून उसको कहता है कि वह जल्दी ही उसके पास आएगा और वह ज्यादा देर तक अकेली नहीं रहेगी। वह बताती है कि वह अकेली नहीं है, उसके साथ नान ओल्ड टर्टल है जो कि उसका ध्यान तो रखेंगे ही और साथ ही में उसकी फिजिकल एबिलिटी को भी बढ़ाएं। नान बताता है कि वह उसको ध्यान रखने के अलावा उसको ट्रेंड भी करेगा और वह अपनी पावर से एक डिफेंसिव बैरियर को जू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के आसपास फैला देता है जिससे कोई भी पोजेस्ड या फिर म्यूटेटेड वाइल्ड बीस्ट यहाँ पर कदम भी नहीं रख सकते, जो कि लून ने भी देख लिया था। एंड फिर वह वहां से चला जाता है और बाहर जाने पर वह देखता है कई सारे एक्सीडेंट को जहां पर कुछ लोग ज़ॉम्बी वायरस में इफेक्ट होकर एक दूसरे को ही मारकर खा रहे थे। एंड फिर लून की नजर पड़ती है रेड मून पर भी जो कि दिखाता है कि अब अपोकलिप्स शुरू हो चुका है। अब यहाँ से हम देखते हैं एक टीवी न्यूज को जहाँ पर बताई जा रही है अपोकलिप्स के बारे में न्यूज कि कार एक्सीडेंट के केस बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की हेल्थ इशू भी। गवर्नमेंट लोगों को सजेस्ट करती है कि वह लोग अपने खाने पीने का सामान संभाल के रखें और अपने घर में ही रहें। ये सारी न्यूज सिया यून की टीचर देख रही थी और उसको यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कुछ तो ऐसा है जैसे कि लून ने उसको बताया था। एंड वह कई सारे रेडिट न्यूज और कुछ वीडियोस भी देखती है जिसमें ज़ॉम्बी वायरस मेंशन है। सो गाइज मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करता हूँ। आई नो वीडियो थोड़ी सी छोटी है लेकिन मैं कुछ बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो कि एक्चुअल में बड़ा है, 1 घंटे तक बड़ा होने वाला है और अगर मैं एक बार उसमें अच्छे से काम कर लूँ तो आप लोग भी खुश हो जाओगे। और हाँ, अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप मेरे QR स्कैनर पर मेरे को सपोर्ट कर सकते हो एज योर विश। तो मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सायोनारा।